नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। जैसे कि हमें पता है कि हम कृषि क्षेत्र पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आज हम खाद्य प्रसंस्करण पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आज कृषि क्षेत्र का लास्ट टॉपिक है, इसके साथ ही कृषि क्षेत्र हम पूरा कवर कर लेंगे आज इस टॉपिक के साथ। तो खाद्य प्रसंस्करण किसे कहते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग से क्या तात्पर्य है? मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संघटकों को खाद्य पदार्थों में बदलने या खाद्य पदार्थों को अन्य रूपों में बदलने के लिए प्रयुक्त विधियों और तकनीकों का सेट है, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण से आप सीधे अगर सरल शब्दों में अगर आप इसे समझना चाहें तो कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हैं खाद्य प्रसंस्करण में प्रयोग की जाती हैं, जिनके माध्यम से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम अन्य रूपों में बदल देते हैं, ठीक है। डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके तहत खाद्य पदार्थों का संरक्षण भी शामिल है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उत्पादन, वृद्धि, खपत और निर्यात के मामले में भारत के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। और मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत इस क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा प्राथमिक दर्जा प्राप्त है। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्यतः निर्यात उन्मुख है। तो जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से जो ज़्यादातर माल तैयार किया जाता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात ही किया जाता है। तो इसलिए जो भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये निर्यात उन्मुख आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार, अब ये तो हमने समझ लिया कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन तकनीकों के माध्यम से उनका जो रूप, रंग और आकार प्रकार उसमें हम परिवर्तन करते हैं, पर इसमें भी प्रकार हैं, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण के यहाँ पर 3 प्रकार देखिए बताए जा रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण को मुख्यतः 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक प्रसंस्करण, तो प्राथमिक प्रसंस्करण में क्या किया जाता है? प्राथमिक प्रसंस्करण के तहत कच्चे कृषि उत्पादों एवं पशु उत्पादों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर उन्हें मानव के खाने योग्य बना दिया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते उसके रूप, रंग या आकार प्रकार में, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता है। तो सामान्यतः प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए सफाई, ग्रेडिंग, छटाई, पैकिंग, रिफाइनिंग आदि का सहारा लिया जाता है। तो जो कि खाने योग्य बन जाए, बस ये जो प्रोसेस एक किया जाता है वो आपका प्राथमिक प्रसंस्करण में आता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप सेब की सफाई के बाद पैकिंग कर उसे बाजार में बेच देना। तो जब बाग से सेब आते हैं उनकी साफ सफाई करके उनको खाने लायक करके उनको जो है पैकिंग करके मार्केट में बेच देना। तो इसमें बहुत उसके रूप, रंग या आकार प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो प्राथमिक प्रसंस्करण के अंतर्गत आएगा। द्वितीयक प्रसंस्करण, इसके तहत कच्चे कृषि उत्पादों एवं पशु उत्पादों में इस प्रकार बदलाव किया जाता है कि उनकी मूल भौतिक विशेषताओं में बदलाव आ जाए। द्वितीयक प्रसंस्करण की प्रक्रिया में मानव श्रम के अलावा मशीन, बिजली और पूंजी का इस्तेमाल करके मूल उत्पाद के भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मानव श्रम, मशीन, बिजली आदि पूंजी का जो है प्रयोग होता है जब द्वितीयक प्रसंस्करण के उसमें आते हैं, हम चरण में आते हैं तो, ठीक है। और जो उत्पाद होते हैं उनके जो मूल और भौतिक विशेषताएं होती हैं उनमें भी चेंजेस लाया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत आधारभूत मूल्यवर्धन किया जाता है और कहीं ना कहीं जो उत्पाद होते हैं उनका मूल्यवर्धन हो जाता है। पहले जो उनका प्राइस रहता है, अब जब द्वितीय प्रसंस्करण के चरण से वो गुजरते हैं तो उनके मूल्य में भी वृद्धि होती है। जैसे गेहूं को आटे में रूपांतरित करना, जिस रेट पे गेहूं होता है उस रेट पे आटा तो नहीं मिलता है, आटा उससे कुछ महंगा मिलता है। मांस उत्पादों का प्रसंस्करण, कॉफी के बीज से कॉफी पाउडर तैयार करना इत्यादि, इसमें उत्पादों को डिब्बों, कनस्तर या कोई अन्य पैकिंग में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। तीसरा आपका आता है तृतीय प्रसंस्करण। इसके तहत कृषि तथा पशु उत्पादों को तुरंत खाने की स्थिति में लाया जाता है, जिसको कि आजकल प्रचलन में है आपका रेडी टू ईट। मतलब कि इस ऐसी स्थिति में उनको कर देना कि उसको फिर तुरंत खाने में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। इसके अंतर्गत उत्पादों में उच्च मूल्यवर्धन किया था और इसके माध्यम से क्या होता है, तृतीय प्रसंस्करण के माध्यम से जो उत्पाद होते हैं उनकी कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, उच्च मूल्यवर्धन हो जाता है। जैसे फल सब्जियों का जूस, तो जब जूस तैयार है तो सीधे आप उसे पी सकते हैं। मुरब्बा, जैम, सॉस एवं अन्य बेकरी उत्पाद,
ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये रेडी टू ईट की स्थिति में आते हैं, आप इनको तुरंत पैकेट फाड़िए, डब्बा खोलिए और तुरंत आप इनका प्रयोग शुरू कर दीजिए। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण की जटिल प्रक्रिया से गुजरने के दौरान इनमें कई प्रकार की अतिरिक्त सामग्रियां मिलाई जाती हैं, जिससे कि इनकी गुणवत्ता में सुधार हो तथा इन्हें खराब होने से लंबे समय तक बचाया जा सके। इनमें से विषैले तत्वों को अलग कर दिया जाता है। इनमें कृत्रिम तरीके से स्वाद बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है, जिसके कारण इनमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। तो जो खाद्य प्रसंस्करण की जो अब तीसरी स्टेज है, जो तृतीय प्रसंस्करण की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर बड़े पैमाने पर इनकी क्वालिटी को सुधारने की कोशिश की जाती है और इनको लंबे समय तक इस्तेमाल में ये आ सकें, तो इसके लिए इनमें केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है इसके लिए। प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड, इनमें फल, सब्जियां, डिब्बाबंद दूध, बिना ब्रांड वाले खाने योग्य तेल, मिल से निकला चावल एवं आटा, चाय, कॉफ़ी, दालें, मसाले, नमक जैसी वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें डिब्बों में बंद करके या बिना डिब्बों के बेचा जाता है। ये आपका प्राथमिक प्रसंस्करण, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। आपका फल है, सब्जी है या दूध है, तो उसको डिब्बे में बंद करके डिब्बाबंद दूध के रूप में दे दिया। ठीक है, आपका चाय, कॉफ़ी, दाल, मसाले, इनके रूप में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, और इनकी पैकेजिंग करके या बिना पैकेजिंग के इनको बेचा जाता है। तो ये प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आएंगे। मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ, जिनमें कि इनकी वैल्यू थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें फल एवं सब्जियों के जूस, जैम, मुरब्बा, अचार, शरबत, प्रसंस्कृत दुग्ध उत्पाद जैसे घी, पनीर, मक्खन, प्रसंस्कृत पोल्ट्री, प्रसंस्कृत समुद्री उत्पाद, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट और अल्कोहलिक पेय पदार्थों को शामिल किया जाता है। तो ये आपके वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड फूड होते हैं, जिनकी वैल्यू पहले से काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो एक तरीके से जो काफ़ी तकनीकी जो एक कई सारे फेज़ होते हैं उनसे गुजर करके ये जो इन पदार्थों का जो है निर्माण किया जाता है, इन प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति के कारक, लोकेशन फैक्टर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी स्थिति कहीं क्यों होगी। ठीक है, कौन सी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, कहाँ पे नहीं लगाई जाएंगी। तो ऐसे कौन से कारक हैं जिसको प्रभावित करते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख है कच्चे माल की उपलब्धता। शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल के इस्तेमाल होने के कारण खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कच्चे माल के स्रोतों से निकटता लाभकारी बन जाती है। खाद्यान्न बर्बादी को कम करने के लिए प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना उत्पादन क्षेत्र के आसपास होती है। ठीक है, तो कच्चे माल की उपलब्धता जो जहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से है और कहीं ना कहीं रॉ जो मटेरियल होता है, ठीक है, कच्चा माल जो होता है, वो अगर उसको बहुत समय तक आप लाने ले जाने में टाइम लगा दें या वो ना समय से पहुंच पाए, तो उसमें काफ़ी वेस्ट हो जाती है, काफ़ी बर्बादी हो जाती है। इसीलिए ये जो इकाइयां होती हैं, ये ज़्यादातर जो उत्पादन क्षेत्र होता है उसके आसपास ही इनकी स्थापना की जाती है। प्रसंस्कृत उत्पाद के परिमाण अथवा मात्रा, अगर कच्चे माल एवं प्रसंस्कृत उत्पाद के परिमाण अथवा मात्रा में विशेष अंतर नहीं होता है, तो निवेशकों को खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों की भौगोलिक अवस्थिति के चयन में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता होती है। यदि कच्चे माल व प्रसंस्कृत उत्पाद के परिमाण में ज़्यादा फर्क होगा, तो खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों की कच्चे माल के स्रोत के निकट अवस्थिति कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, अन्यथा परिवहन लागत का दबाव बढ़ने की संभावना रहती है। तो इसमें यह भी निर्भर करता है कि परिमाण व मात्रा कितनी है। अगर ज़्यादा मात्रा की बात है तो कहीं ना कहीं कच्चे माल के जो स्रोत हैं उसके निकट ही इकाइयां लगाई जाएंगी, पर अगर मात्रा का बहुत ज़्यादा उसमें परिमाण का बहुत ज़्यादा उसमें उनको सोचना नहीं है, तो वो फिर अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं भी उन इकाइयों को लगा सकते हैं। ठीक है, बेहतर भंडारण एवं परिवहन सुविधाएं, यह कारक कच्चे माल तक सुरक्षित, आसान एवं तेजी से पहुंच को सुनिश्चित करते हुए तैयार माल को बेहतर तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंच को संभव बनाता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बेहतर भंडारण एवं परिवहन सुविधाएं आवश्यक है। ठीक है, भंडारण मतलब स्टोरेज की जो आपका
प्रसंस्कृत उत्पाद है उसको बेहतर तरीके से स्टोर किया जाए और स्टोर करने के साथ ही साथ उसको मार्केट में बहुत तेज़ी से पहुंचाया जाए कि लोगों तक उसकी रीच हो। ठीक है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बेहतर भंडारण और परिवहन सुविधा की आवश्यकता होती है कि इसको बहुत तेज़ी से जो है तैयार माल को उपभोक्ताओं के बीच में से पहुँचाया जा सके। बाजार खाद्य पहुंच, प्रसंस्कृत उत्पाद यदि शीघ्र नष्ट होने वाला है तो खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों की स्थिति में बाजार निर्णायक भूमिका निभाता है। जैसे बेकरी उत्पाद तथा डेयरी उत्पाद के लिए बाजार की संभावनाएं शहरों की तुलना में गांव में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों से दूध प्राप्त कर उसे प्रसंस्कृत उत्पाद अर्थात दूध से निर्मित उत्पादों को आसानी से शहरी क्षेत्रों में विक्रय किया जा सकता है। लागत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की भौगोलिक अवस्थिति में निर्णायक भूमिका निभाती है। प्रचुर मात्रा में सस्ते श्रम की उपलब्धता और अपेक्षाकृत कम कीमत पर जमीन की उपलब्धता की दृष्टि से शहरों की तुलना में गांव कहीं अधिक उपयुक्त हैं, परंतु शहरों में बेहतर आधारभूत संरचनाएं, विकसित परिवहन व्यवस्था, अपेक्षाकृत अधिक कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, निकट बाजार एवं बेहतर वित्तीय ढांचे जैसी बेहतर सुविधाओं के कारण निवेशकों का झुकाव शहरों की तरफ कहीं जाता है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट की दृष्टि से देखा जाए तो गाँव ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, इस तरीके की इकाइयों को लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ ज़मीन भी सस्ती मिल जाती है, श्रम भी सस्ता मिल जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल भी पास में मिल जाता है। पर जो आधारभूत संरचना है, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और स्किल्ड लेबर्स, ठीक है, या बाजार से निकटता, ये सारी जो चीज़ें हैं, वित्तीय ढांचा, ये सारी चीज़ें शहरों में ज़्यादा बेहतर होती हैं। इसलिए जो निवेशक होते हैं उनका झुकाव हमेशा शहरों की तरफ ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत गाँव की तुलना में। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व लाभ, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें उस उद्योग को लेकर किसका क्या महत्व है भारत में, या इससे भारत को क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, तो उन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन करता है। ठीक है, जितनी इंडस्ट्रीज लगती जाएंगी, अगर हम जैसे निर्यातोन्मुख हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है इसको हम निर्यातोन्मुख देख रहे हैं, और अगर हम और बेहतर तरीके से जो हमारे एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनका हम प्रसंस्करण करें, ठीक है, और उनका निर्यात करें, तो सीधी सी बात है, इससे रोजगार अवसर के जो नए अवसर हैं उनका सृजन करने में हमें सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के बीच एक सेतु का कार्य करता है। कैसे करता है? जब खाद्य प्रसंस्करण होता है तो वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, वहीं जो वो रॉ मटेरियल है वो आपका कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के बीच में जो आपका ये खाद्य प्रसंस्करण है, क्या है? सेतु का कार्य करता है। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम है। ठीक है, सामान्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों के निकट लगाया जाता है, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र से होने वाले प्रवसन को कम किया जा सकता है। तो अगर जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं इनको ग्रामीण क्षेत्रों के पास लगाया जाए तो इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको लाभ मिलेगा, उनको वहाँ रोजगार मिलेगा। तो वो काम की तलाश में जो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जो प्रवसन उनका हो रहा है, वो कम हो सकता है और वो अपने ही गांव में वो रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। नोट, उद्योग मंडल एसोचेम और शिकागो के विश्व प्रसिद्ध अकाउंटिंग फर्म ग्रांट थॉर्टन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र से किसानों की आय में भारी सुधार के साथ साथ रोजगार वृद्धि को उज्जवल संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये एसोचेम जो है उसके माध्यम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें बोला जा रहा है कि अगर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत कार्य करता है तो इससे कहीं ना कहीं वो अपने किसानों की आय में सुधार तो कर ही सकता है, साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में भी जो है काफ़ी वृद्धि कर सकता है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि वर्ष 2024 तक भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में $33 अरब का नया निवेश आकर्षित करने और 90 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करने की क्षमता है। ठीक है, 2024 तक के लिए ये बताया गया है। इसी तरह पिछले दिनों नीति आयोग ने भी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव का रोजगार तथा वृद्धि पर प्रभाव नामक परिचर्चा पत्र में कहा कि किसानों को फसल के अच्छे मूल्य के लिए सीधे कारखानों से जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के लिए खाद्य प्रसंस्करण सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 दशक के दौरान क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 7 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन रोजगार दुगने भी नहीं बढ़े हैं। ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण में सुधार से ही कृषि व संबंधित क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन हो सकते हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करके एवं खाद्यान्नों की बर्बादी को रोककर खाद्य मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से जो खाद्य हैं, हमारे खाद्य पदार्थ, उनके उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, और जो खाद्यान्नों की बर्बादी हो जाती है कि हम उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से हम उसको प्रिजर्व कर ले, ठीक है, तो हम खाद्यान्नों की बर्बादी को भी रोक पाएंगे, जिससे कि जो खाद्य मुद्रास्फीति हमारी वो नियंत्रित हो जाएगी। एक छोटी एवं बेहतर आपूर्ति श्रृंखला किसानों के कच्चे कृषि उत्पादों से लेकर उपभोक्ताओं तक अंतिम उत्पाद पहुंचाने वाली श्रृंखला एवं मध्यस्थों की श्रृंखला को कम कर देती है। इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी एवं खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकेगा। खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोककर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, अगर उनका हम सही तरीके से उपयोग करें, ठीक है, उनकी बर्बादी को रोकेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी खाद्य सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित होगी देश की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फसल विविधीकरण में भी सहायक है, किंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ कुछ ही फसलों जैसे गेहूं, चावल एवं दालों को मिलने से फसल विविधीकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फल, सब्जियां, दूध, मांस, पोल्ट्री इत्यादि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर सकता है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। अगर किसान केवल ये फसल के उत्पादन में ही सीमित ना रख करके अपने आप को फल, सब्जियां, दूध, मांस या पोल्ट्री जैसे जो अन्य उत्पाद हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो, तो इससे कहीं ना कहीं उनको अतिरिक्त आय भी सृजित होगी। ठीक है, फसलों से जो आय होती है वो तो होगी ही, पर इन जो अन्य उत्पाद हैं उनके उत्पादन से भी उनके आय में वृद्धि होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बेहतर गुणवत्ता एवं पोषण स्तर वाले उत्पादों का उत्पादन कर नागरिकों के पोषण स्तर में सुधार कर सकता है। इससे कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बेहतर तरीके से हम इसको संचालित करते हैं, तो जो गुणवत्ता युक्त या जो पोषण स्तर वाले उत्पाद हैं उनका उत्पादन करके हम इसकी रीच जो है अपने नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आप डायरेक्ट, जैसे फ्रूट्स हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक नहीं वो सस्टेन कर पाते हैं, खराब हो जाते हैं जल्दी, पर फल से ही बना कोई अन्य उत्पाद अगर हम उसको प्रसंस्कृत कर लेते हैं उस फल को, ठीक है, और उससे बना कोई अन्य उत्पाद हम अपने नागरिकों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पोषण के स्तर में सुधार होगा। और इससे जो एक न्यूट्रिशन की कमी लोगों में पाई जाती है, जिससे कि कुपोषण की समस्या पैदा होती है, उस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों को अतिरिक्त उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर उनकी आय में वृद्धि कर सकता है एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। ठीक है, तो न केवल किसानों को इससे अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, ठीक है, उनकी आय में वृद्धि होती है, साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं जो जिनके पास रोजगार नहीं है उनको इससे रोजगार मिलता है, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है वो मजबूती देता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, जब हम इनका निर्यात करेंगे तो उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी जो कि अर्थव्यवस्था को बल देगी। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाएं, अब देखते हैं कि भारत में लेकर इसको क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, अगर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में चर्चा करें तो भारत के संदर्भ में इसके पास कैसी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। यहाँ विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है। ठीक है, तो कच्चे माल के भारत में कहीं से कोई कमी नहीं। अगर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना चाहें तो जो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कच्चा माल, वो भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत में कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, काफी मात्रा में खाद्य पदार्थों की बर्बादी भी हो रही है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही, तो जितना हमारा उत्पादन हो रहा है हम उसका मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमारे जो खाद्यान्न है उनकी बर्बादी भी हो रही है। देश में पशुधन भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। वर्तमान में इन उत्पादों की बहुत ही कम मात्रा को मूल्यवर्धित उत्पादों में प्रसंस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो पशुधन की भी कोई कमी नहीं है, पर जो हमारे पास ये रॉ मटेरियल है इसको बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में हम इसको मूल्यवर्धित उत्पादों में प्रसंस्कृत कर रहे हैं। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतना अभी हम खाद्य प्रसंस्करण में अभी हम नहीं उतरे हैं। भारत इस क्षमता का लाभ उठाकर विश्व में खाद्य पदार्थों का आपूर्तिकर्ता बन सकता है।
खाद्य पदार्थ सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि भारत की आवश्यकता है, संपूर्ण विश्व की आवश्यकता है। तो भारत के सामने एक बहुत बढ़िया अवसर है कि अगर भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपने आप को बेहतर साबित करे तो कहीं ना कहीं वो विश्व में खाद्य पदार्थों की आपूर्तिकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। आर्थिक उदारीकरण के परिणाम स्वरूप मध्य वर्ग की आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी जीवन शैली एवं खान पान की आदतों में भी बदलाव हुआ है। आज गुणवत्ता एवं पोषक युक्त खाद्य पदार्थों पर अधिक व्यय किया जाता है। ठीक है, तो जो आर्थिक उदारीकरण हुआ उसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जो एक मध्यम वर्गीय जो आय वाला जो ग्रुप रहा उसकी इनकम में वृद्धि हुई, और जिससे कि उनकी जीवन शैली में चेंजेस आए, उनके खान पान में चेंजेस आए, और वो आज अच्छे खाने पर या गुणवत्ता युक्त भोजन पर, पोषण युक्त भोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करने के लिए तैयार रहते हैं। बढ़ते हुए शहरीकरण एवं पूंजीवादी एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण संयुक्त परिवार के विखंडन के साथ एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो ये शहरीकरण है, अगर आप देखेंगे उपभोक्तावादी जो संस्कृति जिसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं आज ये जो लोगों का जो एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, इसमें लोग ज़्यादातर रेडी टू ईट टाइप चीज़ें हैं उसको ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कामकाजी परिवेश है उसमें लोगों के पास इतना समय भी नहीं है, एकल परिवार हैं, एक ही दो लोग हैं, तो लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो चले अपने लिए चीज़ें बनाएं। तो ज़्यादातर लोग आजकल सोचते हैं ऐसा भोजन मिले कि बस तुरंत मिले और तुरंत हम उसे खा लें। तो वर्तमान में बढ़ता हुआ शहरीकरण में बढ़ती हुई जीवन शैली के कारण प्रसंस्कृत उत्पादों की मांग बढ़ रही है। आज हम नागरिक अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित रहते हैं तथा स्वास्थ्य एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की मांग करता है। भारत की 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या इस उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। तो हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग है और वो चाहता है कि वो पौष्टिक भोजन ले। ठीक है, तो भारत के पास खुद ही में बहुत बड़ी मार्केट है। 125 करोड़ की जनसंख्या कोई छोटी जनसंख्या नहीं होती है। तो भारत के पास खाद्य पदार्थों को लेकर के अपने पास ही बहुत बड़ी मार्केट है। विश्व की जो बाजार है वो तो है ही, अगर उसमें हम अपने आप को खड़ा करते हैं तो वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। उससे पहले हमारी अपनी ही मार्केट बहुत बड़ी है। अगर हम उसकी नीड्स को ही पूरा करें, उसी के लिए अगर हम इस बाजार का मतलब इस उद्योग का विस्तार करें तो उसमें भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने में सहायक है। यह कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं उपभोक्ताओं के मध्य तालमेल एवं एक श्रृंखला स्थापित करता है। यह उद्योग उत्पादन स्थल पर किसी उत्पाद का मूल्यवर्धन करने, खाद्य पदार्थों के अपव्यय को कम करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और निर्यात को प्रोत्साहित करने में सहायक है। तो अकेला अगर हम सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात करें तो ये न केवल ग्रामीण क्षेत्र को आर्थिक रूप से सबल बनाता है, ठीक है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो उसके माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी ये बल देता है। ठीक है, फसल विविधीकरण हो गया, रोजगार के अवसर का सृजन हो गया, खाद्य पदार्थों के अपव्यय को भी कम करता है। ये सारे पक्ष तो इसके साथ हैं ही। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियां, तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष हैं, जो कि जिनका कि ये इंडस्ट्री सामना कर रही है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं। उत्पादन एवं प्रसंस्करण के बीच अपर्याप्त संबंध, जिस अनुपात में उत्पादन हो रहा है उस अनुपात में प्रसंस्करण नहीं हो रहा है, तो इनके बीच में एक अपर्याप्त संबंध है। उत्पाद विकास तथा नवाचार की कमी, जो नए नए विचार होते हैं, जो नई नई खोजें होती हैं, ठीक है, शोध, इन सारी चीज़ों का अभाव है। उपयुक्त तकनीक का अभाव एवं अनुसंधान की कमी, ठीक है, अनुसंधान वही बात हो गई, और टेक्नोलॉजी का अभाव है। गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों पर पर्याप्त ध्यान न देना। फूड इंडस्ट्री की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका पक्ष है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिस पे हमेशा ध्यान देना बहुत ज़रूरी था, कि क्वालिटी और सुरक्षा मानक, क्योंकि आप खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, अगर इनकी क्वालिटी में थोड़ी सी भी कमी या इनके सुरक्षा मानकों के साथ थोड़ी सी भी अनदेखी होती है तो सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक हैं उन पर भारत में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विश्वसनीय जांच सुविधाओं का अभाव, कि अगर कोई खाद्य पदार्थ है और हमें
शंका है कि इसमें मिलावट है, इसकी क्वालिटी लो है, ठीक है, तो उस तरीके की जो जांच सुविधाएं हैं उनका भारत में अभाव है कि आप वहां जाकर उनकी जांच करा सकें। आपूर्ति श्रृंखला, अवसंरचना अंतर, आरंभिक प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण सुविधाओं की कमी। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, जो आधारभूत संरचना इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, उन संरचना का अभाव है। अपर्याप्त शीत भंडारण क्षमता एवं गोदामों की सुविधाओं का कम होना। कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव, बेहतर परिवहन सुविधाओं का अभाव, लंबी एवं टुकड़ों में बटी आपूर्ति श्रृंखला, एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का अभाव, बाजार की सही जानकारी का न होना, खुदरा बाजार का असंगठित स्वरूप, केंद्र एवं राज्य की नीतियों में निरंतरता का अभाव, ठीक है, केंद्र की पॉलिसी कुछ होगी तो स्टेट की पॉलिसी कुछ हो जाएगी, तो उनमें निरंतरता देखने को मिलती है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का अभाव, कृषि उत्पादकता का निम्न होना, पैकेजिंग की उच्च लागत, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की समस्या, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ न प्राप्त कर पाना, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज का बेहतर न होना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज मतलब कि जो कच्चे माल की उपलब्धता और उसके बाद जो तैयार माल है उसको मार्केट तक उसकी पहुंच, ये इसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कहा जाता है, तो ये बेहतर नहीं है। प्रसंस्करण की पुरानी तकनीकों के कारण खाद्य पदार्थों की बर्बादी एवं उच्च लागत, आज भी खाद्य प्रसंस्करण के लिए हम वही पुरानी तकनीकों का यूज कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उनका हमारे पास अभाव है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की बर्बादी हो रही है और कहीं ना कहीं उनकी जो लागत है वो काफी उच्च है, ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स। विभिन्न देशों द्वारा लागू किए गए व्यापार संबंधी कड़े तकनीकी अवरोधों के कारण भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों की निर्यात क्षमता पर भी असर पड़ा है। अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है, ठीक है, अगर आप उनके यहाँ निर्यात करना चाहते हैं खाद्य पदार्थों के तो उनके अपने क्वालिटी चेक्स होते हैं, उनके अपने पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप उनको पार नहीं कर पाते हैं तो आपके प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका भी जो है असर है, जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं उनके निर्यात पर काफ़ी उसका असर पड़ा हुआ है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का स्वॉट विश्लेषण, ठीक है, यहाँ पे एक स्वॉट विश्लेषण है कि क्या समर्थ है, क्या दुर्बलताएं हैं, क्या अवसर है हमारे पास, क्या चुनौतियां हैं, तो इसको यहाँ पर एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में बताया गया है। तो अगर हम सामर्थ्य की बात करें, स्ट्रेंथ देखें, ठीक है, कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में हमारे क्या सामर्थ्य हैं, तो कच्चे माल कृषि उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता है, ठीक है, कच्चे माल की कहीं से कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पशुधन की उपलब्धता है, पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की उपलब्धता है जो कि किसी भी उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है, विनिर्माण सुविधाओं की व्यापक पहुंच है, बेहतर शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का जुड़ाव है, ठीक है। अगर दुर्बलता की बात करें कि दुर्बलता क्या है, तो आवश्यक आधारभूत संरचना का अभाव है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि बहुत ज़रूरत है कि रोड्स भी अच्छी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, स्किल्ड लेबर भी चाहिए, सब कुछ एक साथ चाहिए होता है तो इंडस्ट्री लग पाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आधारभूत संरचना है उनका अभाव है, कार्यशील पूंजी का अभाव है, पूंजी निवेश का निम्न स्तर है, जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो लेवल है वो काफ़ी निम्न है, मौसम आधारित प्रचालन है, कम क्षमता का प्रयोग है, गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का अभाव है, उत्पाद विकास एवं नवाचार की कमी, मतलब वही नई जो सोच, जो नई टेक्नोलॉजीज है उनका अभाव है, अपर्याप्त शीत भंडारण क्षमता एवं गोदामों की सुविधा का अभाव, बेहतर परिवहन सुविधाओं का अभाव, तो ये हमारी दुर्बलता है, ठीक है, जिनके कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जितना बेहतर भारत में कर सकते थे नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो दुर्बलताएं हैं वो जिम्मेदार हैं। अवसर क्या है हमारे पास, तो विस्तृत उपभोक्ता बाजार है, हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, पर्याप्त भाग में कच्चे माल, कृषि पशुधन की उपलब्धता है, ठीक है, बढ़ता शहरीकरण, जीवन शैली एवं महत्वाकांक्षाएं हैं, लगातार शहरीकरण होता जा रहा है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, जीवन शैली में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जनसांख्यिकी संरचना में बदलाव, प्रयोज्य आय में वृद्धि, व्यापक रोजगार के अवसरों का सृजन, तो इसके माध्यम से हम रोजगार के अवसरों का भी सृजन कर सकते हैं, अपनी इनकम में भी वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं कि अगर हम चाहें तो इन अवसरों को ले सकते हैं, ठीक है। चुनौतियाँ क्या हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष, तो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा करना, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ कंपटीशन एक चुनौती है, अपर्याप्त आधारभूत संरचना
भी एक चुनौती है, जिसके कारण इन उद्योगों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन का अभाव, नवाचार एवं अनुसंधान की कमी, साख तक पहुंच का अभाव, असंगठित खुदरा बाजार, बेहतर परिवहन सुविधाओं का अभाव, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ ना प्राप्त कर पाना, बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज को बेहतर ना होना, गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों पर अपर्याप्त ध्यान। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये चुनौतियां हो गई, सॉरी। ठीक है, सामर्थ्य देख लिया हमने, दुर्बलताएं देख ली, अवसर देख लिया और चुनौतियां देख ली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में। अब देखिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव क्या दिए गए हैं, कि समझ तो लिया हमने कि हमारे पास अवसर क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, सब कुछ देख लिया है, पर अब इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे हम इस उद्योग को और बेहतर कर सकते हैं और सशक्त कर सकते हैं और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को उन्नत उद्योगों की श्रेणी में रखना। ठीक है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक उन्नत उद्योग के रूप में मान्यता देनी चाहिए। इससे अधिक मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन द्वारा किसान लाभान्वित होंगे, जैसे डेयरी उद्योग में सहकारी विपणन तंत्र द्वारा श्वेत क्रांति में योगदान किया गया। ठीक है, तो इसको उन्नत उद्योगों की श्रेणी में रखना चाहिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को, ये सुझाव दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि किसानों को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अधिक मूल्य वाले जब उत्पादों का वो उत्पादन करेंगे तो उससे उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। मॉडल कृषि उत्पाद प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण केंद्रों को एक विकसित मॉडल के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, जहां कृषि उत्पादों की सफाई, श्रेणीकरण, सुखाना, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन संबंधी कार्यों को उन्नत मशीनों एवं तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक सुझाव है कि मॉडल कृषि उत्पाद प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए। गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानदंड, उच्च मूल्य एवं गुणवत्ता वाले और निर्यात करने वाले सभी खाद्य पदार्थों के लिए उच्च गुणवत्ता एवं सुरक्षा जांच के मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए इनकी क्वालिटी और जो सुरक्षा मानदंड है वो निर्धारित होने चाहिए। संस्थागत वित्त को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित क्रियाओं के लिए संस्थागत वित्त की उपलब्धता को बढ़ावा देना चाहिए। इन क्षेत्रों में कम ब्याज दरों एवं सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे कि लोग प्रोत्साहित हों खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों को लगाने के लिए। ठीक है ना, जब उनको ऋण मिलेंगे, ठीक है, कम ब्याज दर पर मिलेंगे, सब्सिडी मिलेगी, तो लोग कहीं ना कहीं उसके लिए प्रोत्साहित होंगे, इन उद्योगों की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा। क्षमता निर्माण में वृद्धि करना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके नवाचार, शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देकर इस उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वर्तमान में बहुत ही कम मात्रा में कच्चे माल को प्रसंस्कृत किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो हमारी क्षमता है उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी बहुत ही कम मात्रा में जो कच्चा माल है उसको प्रसंस्कृत कर रहे हैं। तो नई तकनीक का उपयोग करके, शोधों को बढ़ावा दे करके, तो जो इस क्षेत्र के जो जो उद्योग हैं उनकी क्षमता में वृद्धि करने का हमें प्रयास करना चाहिए। बाजार को विनियमित करना, भारत में बहुत बड़ा बाजार है लेकिन भारतीय बाजार असंगठित है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर एवं बेहतर आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से संगठित बाजार का विकास किया जा सकता है। निर्यात को बढ़ावा देना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उच्च गुणवत्ता एवं पोषण वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है एवं इससे अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। और जो हमारे पास अतिरिक्त उत्पादन है उसका हम निर्यात करके विदेशों में इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं, अगर हम निर्यात को बढ़ावा देते हैं। सब्सिडी एवं करों में रियायत या छूट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इन उद्योगों की स्थापना करने वालों को सब्सिडी एवं करों में छूट प्रदान की जानी चाहिए। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को करों में रियायत एवं छूट भी दी जानी चाहिए। तो सब्सिडी देनी चाहिए, टैक्स में थोड़ी छूट दी जानी चाहिए। ठीक है,
जो इस क्षेत्र में उद्योग लगाना चाह रहे हैं उन लोगों को, ताकि कि इससे उनको जो है प्रोत्साहन मिले। अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करके इस क्षेत्र को गति प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो परिवहन सुविधाओं को बेहतर करने पर बात की जा रही है। उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, भारत सरकार द्वारा नागरिकों में उद्यमशीलता की भावना को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विद्यमान संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नागरिकों के कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, तो जो उद्यमशीलता का गुण है, कहीं ना कहीं भारत सरकार को उस पर काम करना चाहिए कि लोगों के अंदर जो उद्यमशीलता का गुण है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, लोगों के कौशल विकास पर काम किया जाना चाहिए, ताकि फिर लोग प्रेरित हों और उसके बाद जो है नए उद्योग धंधों की स्थापना के लिए वो आगे बढ़ें। मेगा फूड पार्क मॉडल को बढ़ावा देना, भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्कों को और अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र विशेष पर उत्पादित किसी विशिष्ट कृषि उत्पाद के अनुरूप ही वहाँ उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र विशेष में कोई विशिष्ट उत्पाद हो रहा है, ठीक है, कोई विशिष्ट कृषि उत्पाद हो रहा है, तो उसके अनुरूप ही वहाँ उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस एक प्रोडक्ट को ध्यान में रखकर ही वहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कहीं पे गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, तो गेहूं चाहे गेहूं आटा है, चाहे मैदा है, या उससे बनने वाली और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी प्रकार की इंडस्ट्रीज को वहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। अब मेगा फूड पार्क के बारे में बात कर लेते हैं कि मेगा फूड पार्क किसे कहते हैं। ठीक है, या क्या है। तो मेगा फूड पार्क योजना मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में शुरू की गई। ठीक है, कब शुरू की गई है? वर्ष 2008 में शुरू की गई है। और किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा व्यापारियों को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना है। तो कहीं ना कहीं जो मेगा फूड पार्क योजना है, इसका उद्देश्य है कि इसमें चाहे किसान हों या जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, जो खुदरा व्यापारी हैं, इन सभी को जो है एक साथ ला करके एक मार्केट से जोड़ने के लिए एक तंत्र इसमें उपलब्ध कराना है, ताकि कृषि उत्पादन में मूल्य वृद्धि अधिकतम हो सके, कृषि उत्पादों की बर्बादी न्यूनतम की जा सके, किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। तो इसका उद्देश्य है कि जो कृषि उत्पाद हैं उनका मूल्यवर्धन हो, ठीक है, उनकी प्राइस बढ़ सके, ठीक है, और जो अभी तक जो खाद्यान्न जो पैदा हो रहे हैं उनकी जो बर्बादी हो रही है, उनकी बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके, किसानों की आय में वृद्धि तय की जा सके, और विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार के अवसर का सृजन किया जा सके। मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है तथा इसमें सहायक अवसंरचना और सुपरिभाषित कृषि बागवानी प्रसंस्करण क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। मेगा फूड पार्क किसानों से खाद्य एवं कृषि उत्पादों को क्रय करके खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध करवाते हैं तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो जो मेगा फूड पार्क हो क्या करते हैं, किसानों से जो उनका रॉ मटेरियल है, जो उनके उत्पाद हैं उनको लेते हैं, उसके बाद वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को दे देते हैं और फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उनकी प्रोसेसिंग करके उनको जिस भी रूप में जो भी बनाना चाहते हैं बनाकर फिर वो उनको मार्केट में उपभोक्ताओं के लिए, कंज्यूमर के लिए उपलब्ध करवा देते हैं। इस प्रकार मेगा फूड पार्क बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करके प्रतिगामी अग्रगामी एकीकरण संबंधों को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। भारत फलों एवं सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन हम मात्र 2% उत्पादन का ही प्रसंस्करण कर पाते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में जो ये फल और सब्जियां हैं ये नष्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, कितना इसमें हम कंज्यूम करते होंगे और कितना हम इसमें जो है सही तरीके से उनका यूज़ नहीं हो पाता। विश्व के खाद्य प्रसंस्करण बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1 से 1.5% है। और जब विश्व के संदर्भ में बात करते हैं तो विश्व में जो मार्केट है वहाँ खाद्य प्रसंस्करण के संदर्भ में भारत की हिस्सेदारी केवल 1 से 1.5% है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग रुपए, ये डी लिख गया है पर ये रुपए होगा, ठीक है, 50,000 करोड़ की अनाज फल सब्जियों की बर्बादी हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है,
जिसकी कि वेस्टेज हो जाती है, और अगर हम सही तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित कर लें तो पूरा तो नहीं पर इसमें एक बहुत बड़ा भाग हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा तो वेस्टेज कई चरण में होता रहता है। ठीक है, क्योंकि उपयुक्त भंडारण सुविधाओं के अभाव में हम उन्हें संरक्षित नहीं रख पाते, इसलिए भारत में मेगा फूड पार्क को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। उल्लेखनीय कि अब तक कुल 42 मेगा फूड पार्क को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है और संभवतः सरकार द्वारा अनुमोदित सभी मेगा फूड पार्क 2019 तक चालू हो जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट है उसने 42 मेगा फूड पार्कों को मंजूरी दे दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, और आशा की जा रही है कि 2019 तक ये सारे जो हैं वो चालू हो जाएंगे। अब देखिए मेगा फूड पार्क स्कीम के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेगा फूड पार्क स्कीम। तो मेगा फूड पार्क स्कीम में अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं सहित सुपरिभाषित कृषि, बागवानी, प्रसंस्करण क्षेत्र के सहायक अवसंरचना और सुस्थापित आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। तो जो सारी की सारी जो चीज़ें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए ज़रूरी हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं: किसानों, प्रसंस्कर्ताओं तथा खुदरा व्यापारियों को एक साथ लाना, कृषि उत्पादकता को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराना, ठीक है, मूल्यवर्धन को अधिकतम बनाना, फसल बर्बादी को न्यूनतम करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए कृषि बागवानी जोन में अत्याधुनिक सहायक अवसंरचना उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत इकाइयों की लागत को कम करने में मदद करना तथा उन्हें अधिक व्यवहार्य बनाना, प्राथमिक प्रसंस्करण और भंडारण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना आदि। ठीक है, तो ये क्या है, ये उद्देश्य हैं मेगा फूड पार्क स्कीम के, कि मेगा फूड पार्क जो है उनके माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बेहतर जो है माहौल मिल सके, ठीक है, स्थापित होने के लिए, और उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, जो उपज है उसकी बर्बादी रोकी जा सके, ठीक है, रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को मेगा फूड पार्क स्कीम के माध्यम से टारगेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इन सारे लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब बात कर लेते हैं खाद्य संरक्षण एवं मानक अधिनियम 2006 की। ठीक है, तो इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य संरक्षा तथा मानकों से संबद्ध सभी मामले हेतु बहुस्तरीय बहुविभागीय नियंत्रण से हटकर एकल नियंत्रण की स्थापना करना है। तो ये जो एक्ट आया इसने क्या किया, जो अलग अलग बहुत सारे नियंत्रण थे उनको हटा दिया। ठीक है, और उसके स्थान पर अब एकल नियंत्रण आ गया है। तो पहले देख लीजिए, इस अधिनियम के आने से पहले खाद्य वस्तुओं से संबंध कई अधिनियम थे, कई सारे अधिनियम पहले प्रचलित थे, जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन आदेश 1988, विलायक निष्कर्षण तेल, वितैलित अवचूर्ण और खाद्य आटा नियंत्रण आदेश 1967 तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992 समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे अधिनियम प्रचलन में थे। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 आने से पहले। ठीक है, पर जब ये एक्ट आया तो इन सारे अधिनियमों को हटा दिया गया और एकल नियंत्रण आ गया है खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम 2006। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज MOFPI, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब लगा कि इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा देना है तो कहीं ना कहीं उसके लिए मिनिस्ट्री की आवश्यकता का अनुभव किया गया कि एक मंत्रालय भी इसको देना चाहिए। तो 1988 में जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1999 में विभाग का रूप देकर इसे कृषि मंत्रालय के अधीन किया गया। ठीक है, और 1999 में क्या किया गया, इसे फिर एक डिपार्टमेंट का रूप दे दिया गया और इसको कृषि मंत्रालय के
उसमें सुपरविजन में डाल दिया गया, उसके अंडर में डाल दिया गया, किंतु पुनः 2001 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है, और 2001 में फिर से इसको एक मिनिस्ट्री का रूप दे दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के उद्देश्य क्या हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ MOFPI कृषि उपज के बेहतर उपयोग और मूल्यवर्धन द्वारा किसानों की आय बढ़ाना। ठीक है, कृषि खाद्य उपज के भंडारण, परिवहन तथा प्रसंस्करण हेतु अवसंरचना के विकास द्वारा खाद्य प्रसंस्करण श्रृंखला के सभी स्तरों पर बर्बादी को न्यूनतम करना। घरेलू एवं बाह्य दोनों स्रोतों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी लाना, चाहे वो घरेलू क्षेत्र से आए चाहे विदेश से आए। ठीक है, तो नई टेक्नोलॉजीज को लाना। उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास तथा उन्नत पैकिंग हेतु खाद्य प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना। इस क्षेत्र की वृद्धि से नीतिगत सहायता, अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता, क्षमता विस्तार, उन्नयन तथा अन्य सहयोगात्मक उपाय करना। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना। तो ये मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो मंत्रालय है उसके ये उद्देश्य हैं। अब मंत्रालय के कार्य देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के कार्यों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। नीतिगत सहायता ये क्या कर रहे हैं? तो मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए नीतियों का प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन करता है, अनुकूल वातावरण का सृजन करता है तथा टैरिफ एवं शुल्कों की तर्क संगतता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये नीतिगत सहायता है मंत्रालय की। नीतिगत पहले क्या है? मंत्रालय उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 के तहत लाइसेंस के दायरे से बाहर सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर छूट देने, कुछ शर्तों सहित अल्कोहल युक्त पेय व बियर को छोड़कर अधिकतर प्रसंस्कृत खाद्य मदों पर 100% विदेशी इक्विटी हेतु स्वतः अनुमोदन करने तथा स्वदेशी खाद्य पदार्थों के संबंध में ई-कॉमर्स के द्वारा व्यापार हेतु स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत 100% या 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश करने के लिए पहले करता है। साथ ही कच्चे उत्पाद को मूल्यवर्धित उत्पादों में रूपांतरित करने हेतु अवसंरचना निर्माण तथा प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, तो 100% FDI को जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उसके संदर्भ में गवर्नमेंट परमिशन देती है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो अवसंरचना की आवश्यकता है या नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो इसकी क्षमता के विस्तार की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार जो है सहयोग देती है, मंत्रालय के माध्यम से सहयोग मिलता है। विकासात्मक पहले मंत्रालय मेगा फूड पार्कों, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एवं मूल्यवर्धित अवसंरचना और पशुवधशाला स्थापना, आधुनिकीकरण योजनाओं के माध्यम से आधुनिक अवसंरचना का सृजन करता है। तो ये विकासात्मक पहले हैं कि मेगा फूड पार्क का सृजन हो रहा है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मूल्यवर्धित अवसंरचना होगी, पशुवधशाला जो आधुनिक तरीके से आजकल आ रही हैं, तो इनका जो है निर्माण किया जा रहा है, इनका सृजन किया जा रहा है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, अनुसंधान एवं विकासात्मक कार्यकलापों को सहायता पहुंचाता है। मंत्रालय द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना भी सहायता दी जाती है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थों का परीक्षण होता है उसके लिए जो प्रयोगशाला होती है उसकी स्थापना में भी ये सहायता करते हैं। प्रोत्साहन संबद्ध पहले मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों व मेलों सहित अध्ययन, सर्वेक्षण आदि कार्यों में भी सहायता पहुंचाता है। तो खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो भी कार्यशाला होगी या संगोष्ठी होगी, प्रदर्शनी होगी, मेले होंगे, ठीक है, अध्ययन सर्वेक्षण जो भी कार्य होगा उसमें भी ये मंत्रालय जो है सहायता देता है। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम 2006 के अधीन 2008 में स्थापित भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण विभिन्न मंत्रालय तथा विभागों में खाद्य संबंध विषयों को निपटाने व अधिनियमों एवं आदेशों को समेकित करता है। इस प्राधिकरण के स्थापना खाद्य वस्तुओं की शुद्धता जांचने के उद्देश्य से की गई है। FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ज़्यादातर आप खाने पीने की चीज़ों में देखेंगे तो पीछे इसका जो है उल्लेख आपको
देखने को मिलता है। तो भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण के कार्य क्या हैं, ठीक है, क्या कार्य करता है ये, इसके फंक्शंस देख लीजिए। दिशा निर्देश संबद्ध कार्य, FSSAI का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा निर्देशों को बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन देश में किया जा रहा है या नहीं। साथ ही यह प्रयोगशालाओं के प्रत्ययन हेतु प्रक्रिया तथा दिशा निर्देशों को भी निर्धारित करता है। तो खाद्य पदार्थों से जुड़े जो दिशा निर्देश हैं उनको जारी करना और वो सही तरीके से उन दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा जो काम देखना किसका है, भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण का कार्य है। प्रमाणन संबद्ध कार्य, प्राधिकरण व्यवसायियों द्वारा निर्मित खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित कर खाद्य संरक्षण प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन निकाय हेतु तंत्र व दिशा निर्देश निर्धारित करता है। प्रमाणन का भी काम करता है, जो खाद्य पदार्थ जिनका निर्माण करते हैं, ठीक है, व्यवसायी, उनकी क्वालिटी को चेक करता है, वो उसको फिर उनका प्रमाणन भी करता है, ठीक है, और उसके लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित करता है। वैज्ञानिक सलाह देने संबद्ध कार्य, प्राधिकरण खाद्य संरक्षण तथा पोषण को प्रभावित करने वाली नीति तथा नियमों के सृजन के विषय में केंद्र व राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह व तकनीकी सहयोग देता है। आंकड़ा संग्रहण संबद्ध कार्य, प्राधिकरण खाद्य उपभोग, जैविकीय जोखिम की घटना एवं उनका प्रचालन, खाद्य में संदूषक, विभिन्न अपशिष्टों, प्रकट हो रहे जोखिम सहित द्रुत सतर्कता प्रणाली को शामिल करने संबद्ध आंकड़ों का संग्रह एवं मिलान करता है। तो जो डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनका मिलान करना, ठीक है, वो सारा काम भी इनके पास होता है। तकनीकी मानकों के विकास से संबद्ध कार्य, प्राधिकरण खाद्य स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता हेतु अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास में सहयोग करता है। साथ ही खाद्य संरक्षा व खाद्य मानकों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। सूचना नेटवर्क निर्माण संबद्ध कार्य, प्राधिकरण खाद्य संरक्षा आदि से संबद्ध सूचनाओं को आम उपभोक्ताओं, पंचायतों आदि तक पहुंचाने हेतु देश भर में सूचना नेटवर्क तैयार करता है। प्रशिक्षण संबद्ध कार्य, यह प्राधिकरण खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण सेवा भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ये सारे इनके कार्य हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की, नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन NMFP की शुरुआत खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अगस्त 2012 में की गई, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था इस मिशन का, कि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो भी उद्योग हैं उनको इस मिशन के माध्यम से बढ़ावा दिया जाए और 12वीं पंचवर्षीय योजना मतलब 2012 में जो है इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और कृषि योजनाओं के बीच सामंजस्य बनाने का कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के सहयोग से इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण, इंटीग्रेटेड उद्योगों के आधुनिकीकरण, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन का विकास, मेगा फूड पार्कों की स्थापना एवं बूचड़ खानों के आधुनिकीकरण को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। इस मिशन से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। बुनियादी ढांचे के विकास एवं संस्थागत सुधारों के सहयोग से कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित चलाई जा रही योजनाओं को विकेंद्रीकृत करना है। विकेंद्रीकृत करना मतलब अलग अलग जगह पे इन योजनाओं को पहुंचाना, जिससे राज्य सरकारें एवं केंद्र शासित प्रदेशों की भी इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो जिससे कि योजना कहीं एक जगह केंद्रीकृत ना रह जाए और बाकी पूरे देश में फैले, इसमें सभी स्टेट्स, सभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। इस मिशन का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि करना एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है। इससे कृषि उपज की बर्बादी एवं अपव्यय को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है, उन्हीं सब चीज़ों को इस मिशन के माध्यम से बढ़ाने पर जो है बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना वित्तीय वर्ष 2016-20 तक की अवधि के लिए
6,000 करोड़ के आवंटन से एक नई केंद्रीय योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम को अनुमोदित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दुगना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। कार्यान्वयन, इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रभाव क्या है इसका? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के कार्यान्वयन से आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण, ठीक है, और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला तथा फार्म के गेट से खुदरा दुकान तक प्रभावी प्रबंधन हो सकेगा। इससे देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को कृषि उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी या किसानों की आमदनी दुगना करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे रोजगार के बड़े अवसर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हो सकेंगे। इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, उपभोक्ताओं के उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ प्रसंस्कृत खाद्यान्न का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत स्कीमें, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत कुछ स्कीमें चल रही हैं। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन सी स्कीम्स है देखिए। मेगा फूड पार्क योजना है आपकी, कोल्ड चेन योजना है, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन विस्तार योजना है, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन एवं संस्थान। ठीक है, तो ये सारी स्कीम्स इसके अंतर्गत चल रही हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में 20 लाख किसानों को लाभ होने तथा वर्ष 2019-20 तक देश में 5,30,500 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होने की संभावना है। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं कि इस योजना के माध्यम से कितने लाख किसानों को लाभ मिल रहा है या 19-20 तक कितने अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है इसके माध्यम से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो प्रश्न करिएगा, उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। कृषि क्षेत्र इसके साथ समाप्त हो गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ। ठीक है, धन्यवाद।